ये हमारा पॉलिटी का पार्ट 2 होगा और आज के पार्ट के अंदर हम देखेंगे प्रियम्बल और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कुछ प्रोविजन दूसरे देशों से लिए गए हैं उनके बारे में भी देखेंगे कौन कौन से प्रोविजन हैं जो दूसरे देशों से लिए गए हैं। और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 2023 तक किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है और इस पॉलिटी की सीरीज में मैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा प्रीलिम के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन 2023 तक पूछे गए हैं वो सभी डिस्कस कर रहा हूँ और आपको टॉपिक भी कम्प्रिहेंसिवली कवर कराता जा रहा हूँ। अगर आपको बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीलिम क्लियर करना है तो उसमें 3-4 चीज़ों को जरूर आपको तैयार करके जाना चाहिए। एक तो पॉलिटी और हिस्ट्री एंड एक उसके अंदर जनरल साइंस वाला, ये इनसे काफ़ी मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। और फिर आप बाकी करंट अफेयर को 4th नंबर पर रख सकते हो और इंडियन जो ज्योग्राफी है उसको आप 5th नंबर पर या अपने हिसाब से रख सकते हो, लेकिन इनको जो प्रायोरिटी है इन 3 टॉपिक को आपको देनी चाहिए। तो हम पिछले साल के देखिए इस टॉपिक से जो भी आज हम डिस्कस करेंगे, एक 2023 में यहाँ पर क्वेश्चन आयोग के द्वारा बीपीएससी का क्वेश्चन है ये पूछा गया था और फिर एक ये क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो आज आप जो है एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है बीपीएससी का काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इवन यूपीएससी इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम करती है। तो अभी हम इन सारे क्वेश्चनों को बाद में पहले टॉपिक कवर करेंगे कम्प्रिहेंसिवली, फिर उसके बाद में इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। फिर 2023 में एक ये क्वेश्चन पूछा गया था और कि विच ऑफ द फ्रॉम विच कंट्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन रेफरेंस फॉर द आइडिया ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। और एक ये पिछले जो 2023 में क्वेश्चन नहीं पूछे गए, ये थोड़े से पुराने क्वेश्चन हैं लेकिन हम सभी को डिटेल्स डिस्कस करेंगे। ये आप इवन अच्छे से सॉल्व करवाओगे। ये 2008 ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है और 4-5 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। और फिर एक ये क्वेश्चन है ये 2000 सॉरी शायद एक ही क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है, 2-3 बार रिपीट हुआ है। और एक क्वेश्चन ये है, ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मतलब आपकी जो अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है प्रियम्बल के बारे में और आप उसका जो डॉक्यूमेंट है उसको अच्छे से समझते हो तो आप इस क्वेश्चन का अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि मोस्ट ऑफ जो लोग हैं इसको गलत ही कर देंगे। अब हम अपना ये स्टार्ट करते हैं। देखो मैं यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग टेस्ट सीरीज के पीछे पड़े रहते हैं। देखो टेस्ट सीरीज तब काम करती है जब आपके जो कॉन्सेप्ट हैं जो फंडामेंटल है वो एकदम क्लियर हो, तभी टेस्ट सीरीज काम करती है। ऐसा नहीं है कि आपने जो है 100 एक टेस्ट सीरीज आप करके चले गए और देखो 100 एक टेस्ट सीरीज से कुछ नहीं होता है, क्योंकि तब जब तक आपके फंडामेंटल क्लियर नहीं होंगे तब तक आपका जो है टेस्ट सीरीज काम नहीं करती। तो पहले नंबर पर आपको अपने फंडामेंटल को रखना चाहिए कि आपके फंडामेंटल अच्छे से क्लियर हो और उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको रखना चाहिए जो पिछले सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो, और अपनी जो एनालिटिकल स्किल है उसको आपको यूज करना चाहिए। उसको यूज करोगे तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहां से अगर आपकी एनालिटिकल स्किल अच्छी है तब आप उसको सॉल्व करोगे। और फिर दूसरे तीसरे नंबर पर आपको टेस्ट सीरीज को रखना चाहिए। तो पहले आपको अपने जो फंडामेंटल है उनको क्लियर करना चाहिए किसी भी टॉपिक के। कुछ चीजें हैं जो रटने वाली हैं लेकिन कुछ चीजों के फंडामेंटल क्लियर ही होने चाहिए। अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो मैंने आपको पिछले वाले जो लेक्चर था उसमें काफी सारे जो किस टाइप के हमारे जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है वो सारे पिछले साल किस टाइप के क्वेश्चन पूछे मैंने लेक्चर 1 में आपको ये सारी चीजें बता दी हैं। अब हम लेक्चर 2 के अंदर बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल वारक इनके बारे में देखेंगे। तो देखो आपसे यहाँ पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और मैंने अभी आपको दिखा भी दिया कि आयोग ने किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे। कि एक क्वेश्चन 2023 में यही पूछा था कि भाई कौन किस देश से ये प्रोविजन लिया गया। तो देखो अगर हम ये बात करें कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक ढांचा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है। तो आपको याद रखना चाहिए कि जो हमारा जो एक बेसिक ढांचा जो ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट हमारा इस टाइप से क्वेश्चन कीवर्ड दे देता है तो काफी मतलब मुश्किल होता है। जैसे ब्लूप्रिंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस एक्ट से लिया गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ये लिया गया है। और मतलब ऐसे और हमारा जो एक याद रखना है जो हमारा जो बेसिक ढांचा है जो स्केलेटन हुआ है वो हमारा एक ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। और जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। तो ये इसमें यहाँ पर रखने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो पॉलिटिकल सिस्टम हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और जो बेसिक ढांचा है वो जो ब्लूप्रिंट है वो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है।
अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, हमारा जो फिलोसफिकल पार्ट है जिसके अंदर फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आता है, तो ये देखिए ये कहाँ से लिए गए हैं? फंडामेंटल राइट तो यूएसए से लिया गया है, और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये हमारे आयरिश जो आयरलैंड है वहां से लिया गया, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इवन इसी लाइन पर क्वेश्चन आयोग ने 2023 में पूछा था। अब जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करें, देखो जुडिशियल रिव्यू जो था, ये जो कॉन्सेप्ट था जुडिशियल रिव्यू करने का, ये यूएसए से आया था, और इसी सही अलग अलग देशों में मतलब ये कॉन्सेप्ट गया है। तो जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब होता है, जैसे कि आपने कोई एक्ट बनाया, तो उस वो एक्ट क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अलाइन है, या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से बना हुआ है या नहीं। तो इसके लिए जो जुडिशरी है, जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, वो उसको चेक करता है उसके प्रोविजन को कि क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है। अगर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, तो मतलब ऐसे जो एक्ट होते हैं, रूल रेगुलेशंस होते हैं, उनको नल एंड वॉइड मतलब खत्म कर दिया जाता है कि भाई ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है। तो जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा यूएसए से बोरो किया गया है। तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब जैसे मैं आपको बता रहा था, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, जिसको हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। देखो मॉडर्न डेमोक्रेटिक जो आज की जो डेमोक्रेसी है उसमें दो टाइप के सिस्टम चलते हैं। एक तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि इंडिया ने अपनाई है, और एक ब्रिटिश ब्रिटिश प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दोनों में अपनी अपनी प्रॉब्लम है। तो ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूएसए में है, श्रीलंका में और दूसरी कंट्रियों में है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूएस जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में, और ब्रिटेन से ही इंडिया ने उठाई, क्योंकि ब्रिटेन जो अंग्रेज थे उन्होंने इंडिया पर 200 साल तक राज किया, तो कहीं ना कहीं वो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट उन्होंने इंट्रोड्यूस करते चले गए, और लोग इंडिया के लोग उसको सीखते चले गए। तो इंडिया के जो लोग थे, जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पता था उनको कि कैसे काम करती है। जैसे देखो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, आप बीपीएससी का एग्जाम दोगे तो उसके अंदर आता है ऑप्शनल, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा। तो अगर आप ऑप्शनल वही चूज करोगे जिसके बारे में आपको नॉलेज हो, ऐसा नहीं कि आपने इंटर पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन चूज कर लिया, उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। तो हो सकता है कि आपको जो है मैथ की अच्छी नॉलेज हो, तो आप क्या करोगे, मैथ की चूज करोगे। तो ऐसे ही जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो वहां पर जब ये सेलेक्ट करने की बात आ रही थी कि भाई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाएं या फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाएं, तो वहां पर लोगों को पता था, लोगों को नॉलेज थी कि भाई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में लोगों को नॉलेज है, तो इसी को अपनाना चाहिए। तो अम्बेडकर साहब ने इसी को अपनाया लोगों ने, मतलब अम्बेडकर साहब ने नहीं, क्योंकि डिबेट और डिस्कशन हुआ था। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमारी जो है वो ब्रिटेन से ली गई है, ये बात याद रखने की जरूरत है। देखिए हमारा एक कॉन्करेंट लिस्ट, तो कॉन्करेंट लिस्ट सीधा पता आपको होना चाहिए, ये जो ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से ली गई है। जो हमारे यहाँ पर क्या है कि पावर को डिवाइड किया गया, ठीक है, पावर को जो है डिवाइड किया गया है। तो कुछ कॉन्करेंट लिस्ट, और एक है यूनियन लिस्ट जिसमें यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाती है जैसे पार्लियामेंट, और एक है हमारे पास स्टेट लिस्ट। तो ये जो यूनियन लिस्ट है जिस पर स्टेट गवर्नमेंट और पार्लियामेंट दोनों, स्टेट लेजिस्लेटिव और पार्लियामेंट दोनों लॉ बना सकती है, तो वो कॉन्करेंट लिस्ट है। और ये कॉन्करेंट लिस्ट जो है हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड की है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब फिर ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये कहाँ से उठाई गई है। देखो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमने उस टाइम का जो आज का जो रशिया है और उस टाइम का जो सोवियत यूनियन हुआ करता था, यूएसएसआर, तो उससे उठाई गई है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। अब ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1997 उस टाइम पर इंदिरा गांधी की सरकार थी, और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता था। तो इसमें इसने जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए थे, इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो ये हमारा, अब यहाँ पर जो हमारा फेडरल सिस्टम है, देखो इंडिया के अंदर फेडरल सिस्टम है। फेडरल मैंने आपको पिछले वाले शायद लेक्चर में फेडरल सिस्टम के बारे में कराया है, नहीं कराया तो मैं फिर करा दूंगा उसको। और फेडरल सिस्टम जो है, फेडरल सिस्टम होता क्या है, देखो फेडरल सिस्टम के अंदर हमारा जो फेडरल सिस्टम है होता क्या है, बाद में बात करेंगे। हमारा जो फेडरल सिस्टम है वो कनाडा से लिया गया है। देखो कनाडा के अंदर क्या, कनाडा एक काफी बड़ी टेरिटरी है, तो वहां पर क्या किया गया, कनाडा ने छोटे छोटे एरिया बना दिए, इनको वहां पर प्रोविजंस बोलते हैं, कहीं स्टेट बोलते हैं, कहीं प्रोविजंस बोलते हैं, अलग अलग बोलते हैं। तो क्यों बनाए गए, क्योंकि कनाडा बहुत बड़ा देश है, इसलिए उसको बांटना पड़ा, क्योंकि आप एक जगह पावर को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते हो, एक जगह सभी जो पूरी इतनी बड़ी टेरिटरी को नहीं चला सकते हो। तो लेकिन पावर तो इनको दे दी गई है,
लेकिन इनको मजबूत मजबूत नहीं, स्ट्रॉन्ग, वो सॉरी, वीक रखा गया है इनको। वीक वीक का मतलब कमजोर रखा गया है, कहीं ऐसा ना हो अगले दिन कोई ये जाए यूएसए के साथ कोई एग्रीमेंट करके यूएसए का स्टेट बन जाए, तो ये ऐसा नहीं कर सकते। तो हमारा जो जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है और जो स्टेट है उनको कमजोर रखा गया है, वीक रखा गया है। ये तो ये जो कॉन्सेप्ट है इस टाइप का जो फेडरलिज्म है वो हमने कहाँ से लिया है, वो लिया है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारा अगर पूछा जाए कि भाई जो इंडियन फेडरल सिस्टम है वो कहाँ से लिया गया, तो कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। और इमरजेंसी प्रोविजन, दो इमरजेंसी प्रोविजन हमने जर्मनी से लिए हैं। अब इसके अंदर एक कभी कभी स्टेटमेंट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, तो आर्टिकल 21 जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर देखेंगे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो फंडामेंटल राइट है, उसके अंदर जब हम आर्टिकल 21 देखेंगे तो उसके अंदर एक क्लॉज है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये जो क्लॉज है ये कहाँ से ली गई है, जापान से ली गई है। अब इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, तो राज्यसभा का जो इलेक्शन होते हैं उसका ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से लिया गया है, ये अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब प्रियम, ये तो बोरोड जो बोरोड कॉन्सेप्ट थे वो हो गए। अभी मैं जरा एक क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ जो आयोग ने यहाँ पूछा था, 2023 में पूछा है। तो देखिए 2023 में क्वेश्चन पूछा गया कि फ्रॉम विच द कंट्री द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन रेफरेंस फॉर द आइडिया ऑफ द फंडामेंटल राइट। अब बताइए फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए, यूएसए से। ठीक है, ये फंडामेंटल हमारे पास यहाँ से यूएसए हो। और फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहाँ से लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिए, रशिया से। उस टाइम का यूएसएसआर हुआ करता था वो। तो ये देखो कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं है, आप टेस्ट सीरीज लगाते जा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है उसका, क्योंकि क्वेश्चन जो फ्रेम कर सकता है आयोग बहुत टाइप से फ्रेम कर सकता है। तो आपके अगर इसके मतलब जो कम्प्रहेंसिवली आपने स्टडी नहीं की है, फ्रेगमेंटेड वे में की है, तो देखो कहीं ना कहीं आपका प्रीलिम रोक सकता है। इवन आपका जो मेन होगा उसके अंदर अगर कोई क्वेश्चन एक अजीब सा क्वेश्चन आता है तो आप उसको जो है क्वेश्चन को उसका जो मेक ओवर नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसको कैसे फ्रेम करना है वो आपको नहीं पता होगा। इसलिए प्री निकालने से कुछ नहीं होता है, आपको मेंस भी लिखना है। अब ये और भी क्वेश्चन है जो हम बाद में देखेंगे, बस मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिया कि आयोग ने किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। अब हम चलते हैं हमने जो प्रियम्बल है उसके बारे में। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा प्रियम्बल कैसा दिखाई देता है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उस टाइम पर किस टाइप का था, और जब आज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसके बाद ये कैसा हुआ था। तो मैं आपको ओरिजिनल प्रियम्बल के बारे में दिखा देता हूँ। देखो ये जो हमारा ये वाला आप जो देख रहे हो जहाँ मेरा पेन चल रहा है, ये ओरिजिनल प्रियम्बल है। और ये ओरिजिनल प्रियम्बल जो है जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम पर ये ओरिजिनल प्रियम्बल। फिर उसके बाद में ये जो था ये वाला जो प्रियम्बल है ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1976 के अंदर। तो इसके अंदर 3 शब्दों को जोड़ा गया। देखो यहाँ पर समझने की जरूरत है, इसको पढ़ो जरा ओरिजिनल वाले को। इसमें लिखा हुआ है सॉवरन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, 3 शब्द लिखे गए हैं, सॉवरन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इन पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, आयोग ने बहुत क्वेश्चन पूछे हैं। लेकिन जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ तो उसके अंदर से जो है 3 शब्द जोड़े गए। एक तो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो इसके अंदर जो ओरिजिनल प्रियम्बल था इसके अंदर अमेंडमेंट करके 3 शब्द को जोड़ा गया। एक तो यहाँ पर लिखा गया सोशलिस्ट और दूसरा सेकुलर और एक इंटीग्रिटी, यहाँ पर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये शब्द जोड़े गए। तो जोड़ने के बाद जो हमारा आज का प्रियम्बल है वो ऐसा दिखता है। जब हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं किया था तो वो ऐसा था। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ उस टाइम पर जो प्रियम्बल बना था, ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर प्रियम्बल का और किस टाइप से हम उसको रीड पढ़ते थे। और जब 40 ऐसा पूछा जाता है कि अब हम प्रियम्बल को एट द प्रेजेंट हम प्रियम्बल को किस टाइप से रीड करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। प्रियम्बल के अंदर देखो डेट मेंशन की हुई है कि कब से हमने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसको एडॉप्ट किया है, इनेक्ट किया है। और ये तो इसमें ये सब लिखा हुआ है कि कौन सी डेट है, यहाँ पर सब लिखा हुआ है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक और चीज यहाँ पर इस शब्द को जरा ध्यान दो, यहाँ पर बी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका क्या मतलब होता है, बी द पीपल ऑफ इंडिया। इस पर ये क्वेश्चन पूछा है, बी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब ये है कि इंडिया सॉवरन है, इंडिया इज ए सॉवरन कंट्री। सॉवरन होने का मतलब ये हो गया कि आप अपने घर में आजाद हो और आप अपने घर को डेमोक्रेटिकली रन करा रहे हो। मतलब रूल जो बनाते हो वो डेमोक्रेसी के हिसाब से रूल बनाए गए हैं और आप सोवरन है, बाहर की कोई भी पावर
आपसे ये नहीं कहेगी भाई फला चीज पर रूल रेगुलेशन बनाओ या मत बनाओ, या हमारे लिए ये करो या वो करो। आपकी मर्जी है, आप अपने खुद इंडिपेंडेंट हो। तो जब देश आजाद हो गया तो सॉवरन बन गया था, तो इंडिया के लोगों पर ब्रिटेन या दूसरे देश के लोगों का कोई भी फोर्स नहीं चलेगा। इंडिया के लोग अपनी डाइवर्सिटी के हिसाब से, जो हमारी डाइवर्स कंट्री, उसके हिसाब से रूल रेगुलेशन फ्रेम करेंगे। तो इसका मतलब होता है सॉवरन। इसी को बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, और मुझे नहीं लगता है कि लोग उसको ठीक कर गए हो कोई भी स्टूडेंट्स, क्योंकि ये अपने आप में एक आपकी जो है, और जो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है प्रियम्बल या कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तभी आप कर सकते हो। अगर नहीं है तो फिर नहीं कर सकते हो। तो बी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब ये होता है कि इंडिया इज अ सॉवरन कंट्री। इस पर क्वेश्चन पूछा था, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो ये तो मैंने आपको उसके बारे में दिखा दिया। अब हम प्रियम्बल के बारे में बात कर रहे थे, तो अभी डिटेल्स हम इसको देखेंगे। हाँ, तो देखिए जो प्रियम्बल था ये कहाँ से लिया गया है। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में ये इसको अडॉप्ट किया गया था पहली बार। तो उसी से इंस्पायर होकर अलग अलग देशों ने जो है अपने प्रियम्बल के अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रियम्बल को लगाया है, प्रियम्बल को रखा है। तो वो किसी देश का कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसके अंदर ये जरूरी नहीं कि उसके अंदर प्रियम्बल होगा। किसी भी, जैसे हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसके अंदर प्रियम्बल है, लेकिन किसी दूसरे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसके अंदर प्रियम्बल हो भी सकता है, उसके अंदर प्रियम्बल नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं होता है कि प्रियम्बल हो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं होता कि किसी देश का कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसके अंदर प्रियम्बल का होना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। उस देश के लोगों पर डिपेंड करता है कि वो अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें प्रियम्बल को रख भी सकते हैं और प्रियम्बल को नहीं भी रख सकते हैं। तो हमारा जो प्रियम्बल है, आज का जो प्रियम्बल है, उस टाइम का ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 23 दिसंबर 1946 को, ये मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में भी बताया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव कराया था, पास नहीं कराया था, मूव कराया था। फिर इसको 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया गया इस रेजोल्यूशन को। और इस ये ही जो हमारा आज का प्रियम्बल है, वो आज का जो प्रियम्बल है इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की मॉडिफाई फॉर्म है। जो आज का हम कॉन्स्टिट्यूशन, आज का जो प्रियम्बल देखते हैं, उस वो इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर बेस है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसको जो है अलग अलग लोगों ने इसका कुछ अलग अलग नाम रखा है। तो इसके बारे में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि क्या क्या बोला गया है, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर और भी चीजें हैं, जैसे कि अम्बेडकर साहब ने आर्टिकल 32 को, हम जब फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो हमारा आर्टिकल 32 है, तो आर्टिकल 32 को अम्बेडकर साहब ने ये बोला है कि ये जो हमारा आर्टिकल 32 है, ये हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसके बारे में पता होना चाहिए। देखियो, दोनों शब्द एक साथ आ रहे हैं यहाँ पर। कभी हम, अगर आपने इसका हार्ट हटा दिया तो फिर आपने बोला कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर शब्द आता है लिखा हुआ सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा प्रियम्बल है, लेकिन सोल के साथ में हार्ट भी लग गया तो आप बोलोगे कि ये बताओ कि हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन से पहले आर्टिकल को बोला जाता है। तो आर्टिकल 32 आता है फंडामेंटल राइट के अंदर। तो फंडामेंटल राइट जब हम पढ़ेंगे उसके बारे में देखेंगे। देखो, हमारा जो प्रियम्बल है उसको जो है अमेंड किया जा सकता है, उसको बदला जा सकता है। ये हम बात करेंगे, इसके ऊपर अलग कंट्रोवर्सी है तो उसके में देखेंगे। ये जो हमारा प्रियम्बल है ये नॉन जस्टिसेबल है। नॉन जस्टिसेबल का मतलब ये है कि इसके जो प्रोविजन, इसमें जो लिखी हुई बातें, उसमें जाकर आप उसकी सुप्रीम कोर्ट में जाकर खड़े नहीं हो सकते कि देखो साहब सरकार ये जो है इसमें लिखा हुआ है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही, उसको रूल रेगुलेशन नहीं बना रही। तो ऐसा नहीं है कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो आप। नॉन जस्टिसेबल है ये। नॉन जस्टिसेबल का मतलब यही है कि आप इसको जुडिशरी में जाकर खींचतानी नहीं कर सकते हो इसके ऊपर। अब ये जो अभी हम पढ़ते हैं कि इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब किस आर्टिकल के थ्रू अमेंड कर सकते हैं, और इस पर अलग कंट्रोवर्सी थी। तो उसके बारे में, प्रियम्बल के बारे में कुछ अलग अलग लोगों ने कुछ बोला। जैसे के.एम. मुंशी है, के.एम. मुंशी ने प्रियम्बल को बोला था पॉलिटिकल होरोस्कोप। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बताओ किसने बोला है कि प्रियम्बल जो है हमारा पॉलिटिकल होरोस्कोप है। तो ये के.एम. मुंशी ने बोला है। तो ये हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अंबेडकर साहब ने प्रियम्बल के बारे में बोला कि जो प्रियम्बल है हमारा, सॉरी, इन्होंने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। इन्होंने नहीं बोला है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक्चुअली जो हमारे ये थे डी.डी. बसु, दुर्गा प्रसाद जी थे, कहाँ गए? डी.डी. बसु मैंने शायद इसमें रखा नहीं है। हाँ, सुभाष कश्यप। सुभाष कश्यप को कश्यप की आपको बुक पढ़नी चाहिए। पॉलिटी की काफी अच्छी बुक मानी जाती है। लक्ष्मीकांत से बहुत अच्छी बुक मानी जाती है। लक्ष्मीकांत सब कॉपी वॉपी करते हैं इनको, सुभाष कश्यप को।
तो सुभाष कश्यप जी ने जो है ये बोला था कि जो प्रियम्बल है इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि इन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग है तो प्रियम्बल क्या है, फाउंडेशन स्टोन है। मतलब ये स्टेटमेंट बोले थे इन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन इज द बॉडी देन प्रियम्बल इज द सोल, कॉन्स्टिट्यूशन इज द बिल्डिंग देन प्रियम्बल इज द फाउंडेशन स्टोन। तो इन्होंने ये शब्द ऐसे यूज किए थे कि आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि ये स्टेटमेंट दे देगा किसने ये बोला है। के एम मुंशी ने इसको पॉलिटिकल हॉरोस्कोप बोला था, और जो अंबेडकर साहब थे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिखा ऐसे बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पायस पेपर। तो इन्होंने इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोला था इन्होंने। और प्रियम्बल का मतलब ये वो होता है इंट्रोडक्शन की शुरू में कोई चीज, जैसे प्रियम्बल होता है कि आपने अपनी बुक पढ़ी होगी तो बुक में शुरू में प्रीफेस लिखा रहता है। प्रीफेस उसमें पूरी बुक में क्या दे रखा है, मोटी मोटी चीजें बताई गई कि भाई इसमें ये कुछ होगा, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। जैसे आप कोई ज्योग्राफी की बुक पढ़ रहे हो तो उसमें राइटर बता देता है कि मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में हम बात करेंगे, नदियाँ ये, तो कुछ हर में सब थोड़ी थोड़ी शॉर्ट में सारी चीजें बता देता है। और जो एन ए पालकी वाला था इन्होंने तो एक जो प्रियम्बल था इन्होंने आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। अब यहाँ पर इसको क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे, पहले जरा थोड़ा सा और देख लें। हमारा जो प्रियम्बल है इसके अंदर कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे देखो ये देखो मैं यहाँ पर फिर से ले चलता हूँ आपको प्रियम्बल के अंदर। ये प्रियम्बल हमारा, तो जस्टिस आपसे पूछा जा सकता है, जैसे हमारे प्रियम्बल है ये, तो ये प्रियम्बल जो है ये जस्टिस है। किस टाइप का जस्टिस है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। हमारे यहाँ पर रिलीजियस जस्टिस के बारे में बात नहीं गई। इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम करता है कि ये बताओ हमारा जो प्रियम्बल, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किस किस टाइप के जस्टिस की बात की गई है। तो सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस, इन तीन जस्टिस की बात की गई है। अगर ये बोलता है क्या हमारे यहाँ पर रिलीजियस जस्टिस के बारे में बोला गया, हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिलीजियस जस्टिस के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। लिबर्टी, किस टाइप की लिबर्टी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है प्रियम्बल में कि लिबर्टी ऑफ थॉट है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ है, फेथ है, वॉरशिप है। आपसे स्टेटमेंट ऐसे के ऐसे ही दे देगा आपको, देखो प्रियम्बल पे तो रट्टा मारना पड़ेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर इक्वलिटी, हमारे प्रियम्बल के अंदर इक्वलिटी ऑफ स्टेटस और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के बारे में बोला गया है, और ये बोला गया है कि टू प्रमोट द अमंग देम ऑल। फिर उसके बाद में फ्रेटर्निटी, इसके अंदर एक शब्द यूज हुआ है कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये जो इंटीग्रिटी शब्द है ये हमारा 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू डाला गया। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारा प्रियम्बल है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ है उसके बारे में, उसकी डेट के बारे में दे रखा है। तो यहाँ पर दे रखा है 26 नवंबर 1949 को ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अडॉप्ट कर लिया गया था। तो ये सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन कर रखी। तो मैंने यहाँ पर यही जो लिखा हुआ है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस टाइप की जस्टिस की बात की गई है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस किस टाइप की जो लिबर्टी है वो दी गई, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड द वर्शिप एंड इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। और मतलब ये पूरा कॉपी है वहां से, ठीक है। वो तो वो ये प्रियम्बल का पार्ट है, तो आपको इसमें जो है रट्टा मारना पड़ेगा। प्रियम्बल का ये जो है एम है हमारे ये जो प्रियम्बल इज एम टू सिक्योर ऑल द सिटीजन, तो यहाँ पर इसको अच्छे से रट्टा मारना पड़ेगा आपको। अब आर्टिकल 1 की बात करते हैं। देखो कुछ चीजें ऐसी हैं कि आपको मतलब सीक्वेंस से नहीं चलेंगी, वो थोड़ी फ्रेगमेंटेड वे में ही चलेंगे, लेकिन समझना जरूरी है। आर्टिकल 1 जो है ये कहता है कि ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये इंडिया अलायंस बना जिसके अंदर कांग्रेस और बहुत सारे अपोजिशन पार्टी हैं, तो उसका नाम इंडिया है। तो इसी पे आर्टिकल 1 पे तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई। तो ये हो सकता है आयोग आपसे ये वाला स्टेटमेंट इस पे कुछ ना कुछ आर्टिकल 1 को पूछ सकता है। तो आर्टिकल 1 को पूरी तरह से इस टाइप से पढ़ा जाता है कि इंडिया दैट इज भारत, जो इंडिया है जिसको भारत बोला जाता था वो इंडिया है। मतलब भारत बोलो या इंडिया बोलो एक ही बात है। सेल बी यूनियन ऑफ स्टेट, इन शब्दों पर ध्यान देना, यूनियन ऑफ स्टेट, यहाँ पर कोई फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं लिखा है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं लिखा हुआ है, गलत फहमी मत रहना। यहाँ पर यूनियन शब्द का मतलब अलग है, फेडरेशन का मतलब अलग है यहाँ पर, ठीक है। तो बस आपको पता होना चाहिए कि ये आर्टिकल 1 है। अब ये जो आर्टिकल 1 है इसके बारे में ये पता हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब ये इसको अडॉप्ट किया गया था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितने उसके अंदर शेड्यूल थे। तो उस टाइम पर जब हमारा ये 26 नवंबर 1949 को, उस टाइम पर जब ये हमारा अडॉप्ट किया गया था, तो उस टाइम पर थे हमारे 8 शेड्यूल। और अब कितने हो गए, अब हो गए 12 शेड्यूल। तो अभी पता होना चाहिए अब कितने हैं, और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पर कितने शेड्यूल थे। फर्स्ट शेड्यूल किसके बारे में बात करता है, देखो शेड्यूल के बारे में पूछा गया। मैं धीरे धीरे करके सारे शेड्यूल आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन एक साथ तो नहीं हो सकते क्योंकि ये फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहले वाले शेड्यूल के अंदर बात की गई हमारी जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी है उनका नाम, उनका टेरिटोरियल एक्सटेंड, मतलब उनकी जो बाउंड्री है उनको कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। जैसे वेस्ट बंगाल हो गया तो वेस्ट बंगाल को कम, वेस्ट बंगाल का एरिया काट कर आपको यूनियन टेरिटरी बना सकते हो। तो वेस्ट बंगाल का थोड़ा पार्ट काट कर, थोड़ा उड़ीसा का काट कर, थोड़ा सा ये
बिहार का काट का तो आप एक अलग से स्टेट बना सकते हो। तो ये सारे प्रोविजन फर्स्ट शेड्यूल के अंदर आते हैं, ठीक है। और फर्स्ट शेड्यूल के अंदर ये प्रोविजन आते हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। 12 शेड्यूल और 11 शेड्यूल अलग, हम जब पंचायती राज पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे। अब प्रियम्बल, हमारा जो प्रियम्बल है कुछ बेसिक आइडिया देता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, ऐसे बोला जाता है कि ये बताओ कि हमारा जो प्रियम्बल है उसके बारे में किस किस के बारे में शो किया गया है, किस किस के बारे में बताया गया है। एक तो हमारा प्रियम्बल ये बताता है कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उस उसको किसने बनाया, उसका सोर्स क्या है, उसको किसने पावर दी है कॉन्स्टिट्यूशन को। देखो किसी भी देश की अल्टीमेट पावर होती है लोगों के पास, जो नीचे लोग होते हैं ना ग्राउंड लेवल पर, इन लोगों के पास होती है। अब ये लोग क्या करते हैं, अपनी पावर को ट्रांसफर करते थे कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास करते हैं, देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन किसी देश का बना हुआ है तो जरूरी नहीं कि लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन पर विश्वास करते हो। जब भी नेपाल था, नेपाल में क्या हुआ था, लोग विश्वास ही नहीं करते थे। वो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो फाड़ के फेंक दिया था उन्होंने उसमें काफी। और अभी भी यही है, बहुत सारे देशों में कॉन्स्टिट्यूशन बना कर लोग विश्वास नहीं करते। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक धर्म है, एक थॉट है, एक आइडिया है, एक विचारधारा है। मतलब इसको लोग बहुत ही रेस्पेक्ट करते हैं, चाहे अलग अलग धर्म के लोग हो, अलग अलग कल्चर के लोग हो, इंडिया के किसी भी कोने में रहते हो, सभी लोग कॉन्स्टिट्यूशन की जो है मतलब उन्होंने उसको अपनी पावर उसको दी और इसकी सभी लोग रेस्पेक्ट करते हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये एक बड़ा चैलेंजेस था जब देश आजाद हुआ था, तो क्योंकि लोगों ने अपनी पावर कॉन्स्टिट्यूशन को दी है, तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ द जो पावर है इंडिया के अंदर वो लोग हैं, और लोगों ने पावर दी है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने, उन लोगों ने अपनी पावर कॉन्स्टिट्यूशन को दी है। तो ये लोगों ने अपनी पावर कॉन्स्टिट्यूशन को दी है, तो ये बात कहाँ पर बोली गई है, ये हमारे प्रियम्बल के अंदर बोली गई। तो प्रियम्बल स्टेट दैट की कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है उसने जो अपनी पावर ली है, जो अपना जो उसका सोर्स की अथॉरिटी है वो लोगों, इंडिया के लोग हैं। अब एक तो ये बताता है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, हमारा जो प्रियम्बल ये बताता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा उसकी सोर्स ऑफ अथॉरिटी मतलब उसने किससे पावर ली है। एक दूसरा हमारे जो इंडियन स्टेट है, जो हमारा भारत है, उसका नेचर कैसा है। तो सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। फिर से मैं आपको उसको ले चलता हूँ प्रियम्बल का ये वाला पार्ट। जब हमारा देश आजाद मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो हमारा जो स्टेट था इंडिया, उसका नेचर ऐसा था, सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। समझ में आया, सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इस टाइप से इंडिया का जो है नेचर था। लेकिन जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ तो उसको ऐसा बढ़ाया था, ये नेचर है इंडिया का सॉवरन है इंडिया सेकुलर, इंडिया सोशलिस्ट है, इंडिया सेकुलर है, वर्ल्ड आगे पीछे नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया डेमोक्रेटिक है और इंडिया रिपब्लिक है। तो कैसा पढ़ते हैं, सोशलिस्ट सेकुलर सॉरी सोशलिस्ट सॉवरन सोशलिस्ट सॉवरन एंड डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, तो ऐसा पढ़ा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा नेचर है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये नेचर है कि हमारा जो इस टाइप के हमारे जो इंडियन स्टेट है वो उसका नेचर कैसा है। दूसरा बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो ऑब्जेक्टिव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, जस्टिस दिवाला, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये जो हमारा ये प्रियम्बल में फिर से ले चलता हूँ, ये जो लिखा हुआ है ना, ये जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है। और ये जो लाल शब्द से सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर, ये क्या है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है। तो नेचर और ऑब्जेक्टिव में पता होना चाहिए आपसे क्या पूछ रहा है। तो देखो ये सारी चीजें ऐसी हैं, अगर आपको नहीं आता है तो समझ लो मतलब नहीं बन सकते हो आप, पीसीएस वगैरह एग्जाम नहीं निकाल सकते हो आप। सुबह से पता लगे वो उसने पूछ ही लिया आपसे कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरव्यू में कि भाई ऑब्जेक्टिव या फिर नेचर क्या है, तो आप तो नहीं बता पाओगे अगर आपको नहीं पता है। तो ये पता होना चाहिए कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। डेट ऑफ अडॉप्टेशन के बारे में आपको बताया दिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रियम्बल है उसके बारे में डेट भी दे रखी है कि हम जो हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी तारीख को अडॉप्ट किया था, 26 नवंबर 1949 को। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। तो प्रियम्बल के बारे में अब देखिए, सबसे एक सवाल आता था जब हमने प्रियम्बल बनाकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रख दिया, तो फिर एक सवाल आया क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सी आ रही थी कि क्या भाई ये जो प्रियम्बल आपने रखा है क्या इसको अमेंड कर सकते हो, क्या इसको आप अंडर आर्टिकल 368 के अंदर, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अंडर आर्टिकल 368 के अंदर अमेंड किया जा सकता है। तो सवाल उठने लगा, अगर ये क्वेश्चन आता है कि ये बताओ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये किस आर्टिकल के अंडर अमेंड किया जाता है, तो आर्टिकल 368 के अंदर इसको अमेंड किया जाता है। ठीक है, अब देखो 370 अलग है भैया, 370 जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस दे रखा था, तो वो उससे रिलेटेड कभी आप इसको गुड़ गोबर एक जगह कर दो।
अब यहाँ पर आता है कि सबसे पहले ये केस आया कि क्या जो प्रेम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो सबसे पहले इसकी सुनवाई हुई बेरूबारी केस में 1960 में। तो 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई ये जो प्रेम्बल है भाई ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर आप प्रियम्बल को पढ़ते हो तो ऐसा पता लगता है प्रियम्बल को पढ़ने से कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे वो क्या चाहते थे उस टाइम पर। ये उनके मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनकी एक दिमाग की है ये, ठीक है, उनके दिमाग में उस टाइम में क्या चल रहा था उनके दिमाग, लेकिन ये पार्ट नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इन्होंने यहाँ पर बेरूबारी केस में, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है तीनों के तीनों। फिर उसके बाद में केशवानंद भारती केस आया 1973 में। ये जो केस है ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, केशवानंद भारती केस 1973 में। तो इन्होंने ये बोला कि भाई प्रियम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अगर ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो भैया जैसा आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अंडर आर्टिकल 368 के अंदर अमेंड करते हो, ठीक है, उसके अंदर कुछ प्रोविजन हटाते हो, डिलीट करते हो, डालते हो, मॉडिफाई करते हो, ऐसे ही आप प्रियम्बल के अंदर कर सकते हो। तो दो चीजें आई केशवानंद भारती केस में, एक तो प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, दूसरा आप इसको अमेंड भी कर सकते हो। एक और चीज निकल के आई, इन्होंने ये बोला कि भाई ठीक है आप अंडर आर्टिकल 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, इवन प्रियम्बल को भी अमेंड कर सकते हो, लेकिन आप बेसिक फिलॉसफी वाला जो बेसिक एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो अगर आपने बेसिक स्ट्रक्चर चेंज कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब इन्होंने ये बोला कि आप सब कुछ अमेंड कर दो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई ये बताओ किस केस के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर की बेसिक स्ट्रक्चर फिलॉसफी या बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट था किस सुप्रीम कोर्ट के किस केस से निकल कर आया था, ये इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में ये बोला था कि जो हमारा ये प्रेम्बल है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इट इज द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन फिर LIC केस आया 1995 में, तो इसमें बोला इट इज द इंटीग्रल पार्ट। आप समझ गए, इंटीग्रल पार्ट, एक शब्द जुड़ गया इंटीग्रल। तो सुप्रीम कोर्ट के जब जजमेंट आते हैं उसमें छोटे छोटे शब्दों का मतलब काफी बड़े पेजों के जजमेंट होते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है उसको पढ़ना। तो 1973 के अंदर बोला इट इज द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इसको आप अमेंड भी कर सकते हो अंडर आर्टिकल 368 के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट भी दिया था। फिर 1995 के अंदर LIC केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जो ये प्रियम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। समझ गए आप, जब भी प्रियम्बल पर लिखना आता है तो आपको ये जरूर मतलब थोड़े थोड़े इनका वो जरूर मेंशन करना है उसके बारे में, अगर कुछ भी अमेंडमेंट से रिलेटेड या फिर उसको पार्ट है या है नहीं, मतलब ठीक है, तो या उसके एवोल्यूशन से रिलेटेड कुछ चीजें आती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि उसके अमेंडमेंट के बारे में, तो केशवानंद भारती केस में ये बोला गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में बोल दिया था कि भाई इसको अमेंड कर सकते हो अंडर आर्टिकल 368 के अंदर, लेकिन आप सब कुछ बदल सकते हो लेकिन बेसिक फीचर नहीं बदल सकते हो। बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट था सुप्रीम कोर्ट ने इसी केशवानंद भारती केस में 1973 में दिया था, इसी पे क्वेश्चन पूछा है आयोग ने। अब बात करते हैं क्या, जैसे अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया 1973 में कि भाई आप जो है प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हो, तो फिर उस टाइम पर इंदिरा गांधी की सरकार थी, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया 2023 में, भर भर का क्वेश्चन पूछे गए, आप समझ रहे हो, इसलिए मैं बोलता हूँ पॉलिटी वाला सेक्शन और जो जनरल साइंस है और हिस्ट्री, इन तीन चीजों को अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो देखो सिलेक्शन रुक जाएगा आपका, पॉलिटी मतलब आप ये नहीं निकाल सकते हो। तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, उस टाइम सरकार थी इंदिरा गांधी की और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इसके अंदर बहुत सारे प्रोविजन ऐड किए गए। तो हम ये देखते हैं सबसे पहले जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल वाला पार्ट है उसके अंदर कौन कौन से शब्द डाले गए। एक तो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये शब्द डाले गए थे। जब ये शब्द डाले नहीं गए थे तो ऐसा इंडिया का जो नेचर है सॉवरन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक ऐसे पढ़ा जाता था। लेकिन जब ये 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ तो सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक ऐसे इसको रीड किया जाता है। तो ये तीन शब्द डाले गए थे, तो आपसे इसी पे क्वेश्चन पूछा गया है आयोग के द्वारा। अब देखो यहाँ पर सेकुलरिज्म का क्या मतलब होता है, मैंने यहाँ पर डाल दिया है कि अगर आपको लिखना है कि व्हाट इज द सेकुलरिज्म तो आप इसके बारे में थोड़ा ये स्टेटमेंट जो है अपने सेकुलरिज्म पर मतलब कुछ लिखने के लिए आता है आपके मेन में, तो आप जो है ये वाली डेफिनेशन कोट कर सकते हो उसके अंदर। सेकुलरिज्म इन इंडिया मीन्स ऑफिशियली देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया, देयर इज इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द रिलीजन बाय द स्टेट। तो ये वाली डेफिनेशन जो है आप अपने जो इंट्रो है अगर सेकुलर से रिलेटेड कुछ आता है तो उसके अंदर आप ये जो है कोट कर सकते हो। अब बात करते हैं हम 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 का, जो और बहुत सारे प्रोविजन थे। तो फंडामेंटल ड्यूटीज बात करते हैं। देखो 42 अमेंडमेंट एक्ट जब ये आया
तो इसके अंदर एक पार्ट डाला गया पार्ट 4A। पार्ट 4A, इस पार्ट 4 के अंदर एक आर्टिकल डाला गया आर्टिकल 51A। इस 51 के अंदर 10 फंडामेंटल ड्यूटी डाली गई है। 10 फंडामेंटल, याद रखना इसको क्वेश्चन पूछा गया 10 10, एक 9 के बाद जो 10 आता वो 8 नहीं डालेगी। फिर उसके बाद में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2002 के अंदर, एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड और कर दी गई। तो अब टोटल अब प्रेजेंट में कितनी होगी? 10 तो पहले थी ओरिजिनल और एक अब, तो कितनी होगी? 11। ये एक और बात याद रखना, जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल ड्यूटी नहीं डाली गई थी। तो ये जरूरी आपको पता होना चाहिए, इस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम कर देता है आयोग। तो अब यहाँ पर ये हो गया। अब देखो इन्होंने जो है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके अंदर भी कुछ आर्टिकल डाले थे, आर्टिकल में संशोधन किया था। तो ये आर्टिकल भी आपको पता होना चाहिए। एक तो आर्टिकल 39A के अंदर आर्टिकल 39A डाला गया, आर्टिकल 40A डाला गया, आर्टिकल 48A डाला गया। समझे आप? सभी जगह ए लगाया था। आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 48A ये डाले गए। यहाँ पर और कोई आर्टिकल नहीं डाले गए। तो हमारा इन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए थे, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और भी बहुत सारी चीजें थी जो इन्होंने डाली थी। तो हम जो हमारे काम की चीजें उसको यहीं पढ़ते हैं, आने वाले लेक्चरों में हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। अब हम जरा अपने क्वेश्चन जो आयोग ने 2023 से लेकर अभी तक पीछे जहां तक क्वेश्चन पूछे उनको जरा सॉल्व करते हैं। देखो, in which case did the Supreme Court of India give the first time doctrine of the basic structure of the constitution? देखिए, केस 1 नंद भारती केस वर्सेस ऑफ स्टेट ऑफ केरला 1973 में। तो आंसर हो जाएगा ये। अब 2000 का लेटेस्ट क्वेश्चन, अब बताओ अगर कोई पॉलिटी वाला सेक्शन छोड़कर जा रहा है तो अब ये वाला टॉपिक, ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इसमें ऐसा नहीं कि अब रट्टा मारो जिंदाबाद, ये वो उस पर काम नहीं करता है। देखो कुछ चीजें ऐसी हैं, सब्जेक्ट ऐसे हैं, उसको रट्टा मारो जिंदाबाद वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है। ठीक है, तो उसको आपको तैयार रहना चाहिए। अब बीपीसीए का फाड़ू सभी फाड़ू क्वेश्चन, मतलब मैं इसको फाड़ू सभी फाड़ू इसलिए बोल रहा हूँ कि यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन है ये, समझ गया? यूपीएससी के लेवल का नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी बनाती है। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आधे ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं इसके। ठीक है, ये बड़ा सा क्वेश्चन था, एक आप नहीं आया, तो ये इसके बाद में यहाँ इसका जो है आंसर है उसको लगाना है। देखो स्टेटमेंट ध्यान सर, इसलिए मैं बोलता हूँ कि इजी नहीं आता बीपीएससी का क्वेश्चन। अगर आप 10-5 क्वेश्चन लगा देते हो और 10-5 क्वेश्चन लगाकर आप कहने लगो कि पेपर इजी है, इजी नहीं आता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडिया। तो आपको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बताना है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में क्या बताना है? ये स्टेटमेंट लिखे हैं 1 2 3 4 4 लिखे हैं, और यहाँ पर ये बोला है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये पूछ रहा है। ठीक है, अब पहला पढ़ते हैं स्टेटमेंट। इट एडेड द थ्री वर्ड्स प्रियम्बल इट एडेड द थ्री वर्ड्स इन द टू द प्रियम्बल सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये बिल्कुल सही बात है। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी ये शब्द पूछे थे। उसने पूछा है गलत स्टेटमेंट पढ़ो, ये तो सही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे स्टेटमेंट के अंदर पहला हमारा जो क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें पहला वाला स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए। तो एलिमिनेशन मेथड से ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। ठीक है, अब बचे 2। इट एडेड द 8 फंडामेंटल ड्यूटीज। इसने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया था, 8 नहीं थी 10 थी। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है यही गलत है। तो मतलब ये हमारे आंसर के अंदर आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 केवल 2 यहाँ पर यहाँ आ रहा था, तो ये तो खत्म हो गया। अब यहाँ पर आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर हमारा सी है। हमेशा ऐसे क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से जाना चाहिए। देख तो शादी 30 मार खान बन जाना, ये अच्छी बात नहीं होती। क्वेश्चन आपका 100% चांस होने चाहिए कि क्वेश्चन ठीक है। अगर आपने 99% का भी रिस्क ले लिया तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को जल्दबाजी में नहीं सॉल्व करना चाहिए। देखिए ये हो गया। इट एडेड न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39A ओके, आर्टिकल 43A और आर्टिकल 47। देखो ये नहीं था, 47 ही नहीं था, 48A था वो। तो इसकी वजह से ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। ये गलत है, ये गलत है। तो आंसर 2 3 ये वाला स्टेटमेंट हमारा, और जो सही आंसर है वो सी है। तो आप समझ रहे हो बीपीएससी किस टाइप का क्वेश्चन, ये फुद्दू क्वेश्चन भी नहीं पूछती। कभी आप पता लगा कि भाई कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही बेकार भाइयात किस्म के क्वेश्चन पूछती बीपीएससी। अब ये क्वेश्चन बीपीएससी ने फिर यहाँ पर 2023 में क्वेश्चन पूछा, फ्रॉम विच मैंने आपको सॉल्व करा दिया कि हमारे ये फंडामेंटल राइट्स है वो कहाँ से लिए गए। अब बात करते हैं यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली रीड करना है, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना। तो यहाँ पर ये बोला है कि इन कंटेक्स्ट
इन कंटेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है? जैसे मैंने बताया था, इंडिया एक सोवरन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है। पढ़ो, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो सही आंसर हो जाएगा ये। समझ गया? फिर इन विच फॉर्म इन इंडिया इज इंडिया डिक्लेयर्ड। शब्दों पर ध्यान देना, डिक्लेयर इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अब या फिर देखो, इन विच डिक्लेयर इन द प्रीएम्बल, तो सॉवरन, अब देखते हैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें कैसा। सॉवरन है, सेकुलर है, या रिपब्लिक है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, या फिर ये देखो सोशलिस्ट। यहाँ पर ये जो शब्द आ रहा है, यहाँ पर ये सीक्वेंस चेंज हो गया है, तो ये तो गया हमारे पास, सॉरी ये खत्म हो गया, मतलब हमारे पास जो है ए ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर इन विच फॉर्म इज इंडिया डिक्लेयर। किस फॉर्म में इंडिया ने डिक्लेयर किया था? इंडिया डिक्लेयर, देखो इन विच फॉर्म इज इंडिया डिक्लेयर इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब देखिए, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये भी ऑप्शन ठीक है। सॉवरन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि क्या आपको क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता है या नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता नहीं है तो आप जो है यहाँ पर रिस्क लोगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या। तो अगर आपने क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा है, इसको क्या मतलब है, तो देखो आप यहाँ पर रिस्क ले सकते हो। आप बोल सकते हो कि भाई ए होगा, कुछ बोलेंगे ए होगा, कुछ बोलेंगे सी होगा। देखो ये जो बोला गया है ना क्वेश्चन, इन विच फॉर्म इज इंडिया डिक्लेयर, इंडिया ने किस फॉर्म में अपने कॉन्स्टिट्यूशन को डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पर सॉवरन इस फॉर्म में डिक्लेयर किया था उस टाइम पर, क्योंकि अब बड़ कौन कौन से सोशलिस्ट, सेकुलर और ये इंटीग्रिटी ये ऐड हो चुके हैं, तो अब उसको ऐसा बढ़ा देता सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो आंसर होगा सी। देखो ये ओरिजिनल फॉर्म थी, सॉवरन, यहाँ पर सॉवरन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो ये आंसर नहीं है, ये वाला आंसर नहीं है, डिक्लेयर किया गया है। डिक्लेयर सब पूछ रहा है, वो डिक्लेयर किया गया है इंडिया के द्वारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आंसर हो जाएगा सी। तो इस टाइप के क्वेश्चन अपने आप में काफी मुश्किल हो जाते हैं। ये बीपीएससी ने पूछा था, कंसीडर द फॉलोइंग वर्ड्स, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सीक्वेंस लगाना आपको, क्या सीक्वेंस है। तो हमारे यहाँ पर सोशलिस्ट, सोशलिस्ट के बाद क्या जाए, देखो सॉरी, सबसे पहला आएगा सोवरन, सबसे पहला आएगा, पढ़ते हैं इसको, सोवरन, सी ऑप्शन। उसके बाद में सोवरन पहला है, फिर सोशलिस्ट, ए ऑप्शन, ये हो गया। सोशलिस्ट के बाद आ जाएगा ये एक सेकेंड, ये हाँ ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन, और फिर आएगा बी ऑप्शन। तो देखते हैं सी ए डी बी। तो पहला वाला आंसर हो गया, कई बार क्वेश्चन पूछा है इसने आयोग ने। दूसरा, द टर्म सोशलिस्ट वाज एडेड, मैंने अभी आपको बताया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फिर इसके बाद में यहाँ पर बी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब ये होता है कि बी, देखो यहाँ लिखा ना, इंडिया हैज अ सॉवरनिटी बिकॉज ऑफ द इंडिया बी द पीपल ऑफ इंडिया, ये वाला आंसर है इसका, ये समझ गए आप। तो ये जो यहाँ पर क्वेश्चन है काफी अपने आप में मतलब चैलेंजिंग वाले क्वेश्चन थे, आपको समझना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग, अगर आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप गलत ही करोगे। तो यहाँ पर मैंने ये सारे पिछले साल के बीपीएससी के क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए। अब यहाँ पर आपके लिए थोड़े से क्वेश्चन है, इनको जरा सॉल्व करना। एक तो ये वाला क्वेश्चन है, और एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, और एक ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन यहाँ पर है। तो और एक क्वेश्चन यहाँ पर है, तो आप इनको जरा सॉल्व करना क्वेश्चन को। और मुझे नहीं लगता कि शायद आप यहाँ पर इसको मतलब सॉल्व ना करवाओ, मैंने आपको सारी चीजें करा दी है। तो अब हम अपना ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नए लेक्चर में।